नमस्कार, आज तक पर आप देख रहे हैं वंदे भारत चुनाव एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। वंदे भारत का जिक्र किया तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे वंदे भारत हिंदुस्तान की रेल यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हो गई है। और ऐसा मील का पत्थर कि लोगों के लिए सिर्फ यात्रा ही नहीं बल्कि दिलचस्पी ऐसी है कि जगह जगह आपको वंदे भारत ट्रेनों के साथ लोग सेल्फी लेते, तस्वीरें लेते दिखाई दे जाएंगे। जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो आखिर देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है, और ये समझने के लिए दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से इस वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार होकर मैं यात्रा करूंगा देहरादून तक। इस यात्रा के दौरान हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनावी मिजाज बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ यात्रियों का रुख दिखाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस यात्रा से जो यात्री अब आगे बढ़ेंगे उन यात्रियों का मूड क्या है। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इस यात्रा से हम ये समझना चाहते हैं कि देश का मिजाज क्या है। देश का मिजाज ये है कि जो वंदे भारत जिसके द्वारा लाया गया है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाया गया है, तो 24 तो 100% उन्हीं का जाता है। अभी अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन हो चुका है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है 24 में बीजेपी के सपोर्ट में जाएगा। और इस यात्रा के बाद जो युवाओं का मिजाज क्या है? वही मोदी जी और वैसे भी पूरा हिंदू एकजुट हो गया है, राम मंदिर बन गया, इस वजह से पूरा सपोर्ट उनको ही है। आनंद विहार से अब हमारी यात्रा शुरू होती है। वंदे भारत प्रस्थान करने वाली है, आइए चलते हैं। आनंद विहार से देहरादून तक जाने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से शाम 5:50 पर रवाना होती है और 302 किलोमीटर का सफर 4 घंटे 45 मिनट में तय कर देहरादून पहुंच जाती है। देखिए, यात्रा अब शताब्दी राजधानी में भी खाने का एक अलग आनंद था, लेकिन वंदे भारत में अगर आप जाते हैं तो सुविधाएं थोड़ी अलग मिलती हैं। आपको ये महसूस होता है कि आप एक नई तरह की यात्रा का आनंद ले रहे हैं। अब मुझे अचानक नींद आने लगी तो ब्लैक कॉफ़ी की ज़रूरत थी, तो हाँ, मांगने पर ब्लैक कॉफ़ी भी मिल जाती है। और यहाँ जो अटेंडेंट है, दरअसल जो स्टाफ है, उन्होंने ये मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी तैयार कर दी है, मुझे ये भी मिल गई। और खाने पीने के लिए देखिए, हाइजीन के तौर पर गर्म खाना कहाँ रखा है, ज़्यादातर इसमें गर्म खाना है सारा। इसमें खाने की व्यवस्था की गई है पूरी तरह से हाइजीन के साथ, इसमें गर्म खाना है। तो अब डिनर का समय हो चुका है थोड़ी देर में। हाँ, तो हम जब चले हैं, सबसे पहले शाम को नाश्ता मिला, अब उसके बाद डिनर जहाँ पर रखा हुआ गर्म तैयार हो रहा है, प्लेटें सज रही हैं और अब थोड़ी देर में हम ये पहुँचेगा और फिर हमारा सफ़र थोड़ी देर में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए हम रुड़की यानी उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। यात्रा जारी है। उत्तराखंड में प्रवेश करने से पहले आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बता दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 27 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 27 सीटों में से बीजेपी को 19 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 8 सीटें विपक्ष के खाते में गई थी। गठजोड़ कर चुनाव लड़ने वाली एसपी और बीएसपी को 4-4 सीटों पर जीत मिली थी। इस गठबंधन में जयंत चौधरी की आरएलडी ने भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका खाता तक नहीं खुला। इस बार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जयंत ने अखिलेश का साथ छोड़ एनडीए का दामन थामा है। इन हालातों में क्या है जनता का मिजाज? हमने इस सफर में यात्रियों के साथ हुई बातचीत में इसे जाना। मैं चाय नहीं पीता, मेरे हाथ में कॉफी है, तो सोचा क्यों ना कॉफी पर चर्चा कर ली जाए वंदे भारत एक्सप्रेस में। जब तक हम पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका पार कर रहे हैं, मेरे बाकी मुसाफिर जो साथ में, किसी के पास चाय कॉफी नहीं है। नाश्ता हो गया आप लोगों का? जी हो गया। अच्छा, ये 4.5 घंटे का जो सफर है वंदे भारत से, ये पहली बार यात्रा करने वाले और बार बार यात्रा करने वाले यात्रियों में क्या मैसेज छोड़ करके जाता है, क्या यादें छोड़ के जाता है? सर, मैं तो स्टूडेंट हूँ देहरादून में, तो मेरा तो हर महीने चक्कर लगता है। बहुत कंफर्टेबल जर्नी होती है, स्पेशियस ट्रेन है, क्लीन ट्रेन है और ज़्यादातर ट्रेन लेट भी नहीं होती है, तो बहुत कंफर्टेबल जर्नी रहती है, इसलिए आप रिपीट कस्टमर वंदे भारत का। जब इस यात्रा से आप आगे बढ़ेंगे, अब से कुछ ही सप्ताह के भीतर या मान ले 2 महीनों के भीतर भारत चुनावी यात्रा की ओर आगे बढ़ेगा, तो आप जैसे जो युवा है, कामकाजी लोग हैं, वो इस यात्रा में किस तरफ जाते दिखाई देते हैं? हम लोग मान के चलिए हम उस तरफ ही जाएंगे जिस तरफ हमें अच्छा लगेगा और बेहतरीन सुविधा जहाँ मिलेगी हमें, हम उस तरफ ही चलेंगे। तो
तो ऐसे में जब आप जाते हैं, अब जब कुछ महीने रहेंगे, हर बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप जैसे उम्र के लोगों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए दिमाग में मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं? वो कौन सी बातें हैं जिसको सोच करके आप मन बना रहे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं वैसे तो देखा जाए, और सोचा जाए तो मुद्दों की तो लिस्ट है पूरी, और सब पे होगी और सब युवाओं पे होगी। और सबसे बड़ी लिस्ट तो आजकल की है बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो चुका है इस टाइम। बेरोजगारी है बड़ा मुद्दा है इस टाइम बेरोजगारी। और जैसे आजकल मोस्ट ऑफली लड़के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं और उनके लिए कोई नौकरी नहीं मिल पा रही, तो वो परेशान है इस टाइम। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा। आप छात्र हैं, छात्रों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, मेरा मानना, जैसे सर ने कहा कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, मेरा मानना यह है कि नौकरियां तो मिल रही हैं, लेकिन जो लोग नौकरी के लिए आ रहे हैं वो उससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेन मुद्दा है पॉपुलेशन, ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है सरकार को पॉपुलेशन बिल जल्द से लाना चाहिए। वो बिल आएगा तो नौकरियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन लोग उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दिक्कत वो सबसे बड़ी वो है। मौजूदा सरकार की 10 साल की जो यात्रा रही है, उस यात्रा में बतौर वोटर एक मुसाफिर कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको याद रहेंगी बहुत अच्छा हुआ? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लगता है अच्छा नहीं हुआ? अगर मुझे याद रहेंगी तो निश्चित रूप से भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, करप्शन में निश्चित रूप से कमी आई है। जो सबसे यूजर फ्रेंडली चीज़ है वो है यूपीआई का उपयोग, जो कि बहुत ही सरल हो गया है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा का भाव आया है हमारे अंदर जब हम यात्रा करते हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ। और कमियां रही हैं तो मैं एक बड़ा विषय उठाना चाहता हूँ। बेरोजगारी और गरीबी हमेशा से रही और निश्चित रूप से है। हमारी नदियों को साफ होना चाहिए, और नदियों के विषय में सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जल आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा समस्या होने वाली है। इस ठंड में पूरे उत्तराखंड और कश्मीर और हिमाचल में बर्फ नहीं पड़ी है। यमुना की स्थिति बहुत खराब है। तो जल को बचाना और खास करके जल प्रदूषण पे लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक पर्यावरणविद हूँ और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं इस बारे में बोल सकता हूँ। बहुत संवेदनशील मुद्दा। अक्सर चुनाव में कई बार पर्यावरण की बातें नहीं होती हैं, कम से कम किसी के मुंह से हम ये सुन रहे हैं कि पर्यावरण मुद्दा होना चाहिए। एक दूसरा सबसे ज्वलंत मुद्दा राम मंदिर का। इस राम मंदिर की जो यात्रा रही है वो इस सरकार को कितना फायदेमंद देगी बतौर वोटर, अगर मैं आपके मन से समझूं? राम मंदिर ऐसा विषय है जिस पर निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उसको किसी पार्टी ने नहीं लिया, और ये एक निश्चित रूप से भाजपा को उसमें फायदा होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाजपा उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री होते, चाहे मनमोहन सिंह जी होते या उससे पहले होते, और इस तरह का कोई आयोजन होता, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अपने प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होते। तो मोदी जी ने जो किया उसको ही सिर्फ टारगेट करना, मुझे लगता है मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा उनको ही उनका एनालिसिस होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है। हाँ, उन्होंने काम भी अच्छे किए हैं, कुछ कमियां हैं निश्चित रूप से, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस चुनाव में छात्रों के मन में राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा बड़ा हावी होगा वोट देते समय, या दूसरे मुद्दे महत्वपूर्ण? दूसरे मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो यूथ है वो थोड़ा रिलीजियस में ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, थोड़ा भक्ति में ज़्यादा बढ़ रहा है आगे। तो ये मुद्दा ज़रूर काम करेगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी को फायदा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बार बार लिखा है, जब मैनिफेस्टो में लिखा है और काम किया है तो उसका फायदा उनको होना चाहिए, और मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। आपको लगता है राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा? हाँ जी, खासकर युवाओं के मुद्दा वो तो हो चुका, राम मंदिर तो बन चुका, अगला मुद्दा काशी विश्वनाथ का बनेगा। काशी और मथुरा का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लेकिन जिन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, जब राम मंदिर का जिक्र होगा और वोटर के बीच में बीजेपी भी चर्चा करेगी, विपक्ष भी चर्चा करेगा, तो कौन सा मुद्दा आपको लगता है ज्यादा हावी हो जाएगा? मुद्दा तो देखिए, मैं बताता हूँ, राम मंदिर का तो मुद्दा आप उठाई ना, क्योंकि राम मंदिर तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया राम मंदिर का काम, वो नारियल फोड़ चुके हैं, और वो निश्चित से ऊपर 2024 में दोबारा बैठेंगे और वो युवाओं के लिए अच्छा सोचेंगे और बेरोजगारी खत्म करके ही जाएंगे, मैं इतना मानता हूँ। आखिरी सवाल पर आता हूँ कि चेहरों की जो लड़ाई है इस समय, एक सवाल है कि मोदी बनाम कौन? उनके सामने आपको कोई दिखता है जो टक्कर दे सकता है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी का बड़ा गठबंधन दल तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का गठबंधन दल तैयार हो रहा है। उस पर बतौर वोटर क्या सोचते हैं आप? निश्चित रूप से मोदी जी के सामने एक चेहरा था, वो थे नीतीश कुमार जी, जिनको उन्होंने अपने साथ ही ले लिया। नीतीश कुमार एक अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने 2 गलतियां करी। उन्होंने हाल फिलहाल में 4-5 बार इधर उधर करके, और एक विधानसभा के अंदर उनका दिया हुआ संवेदनहीन बयान,
वो कहीं ना कहीं नीचे रह गया। लेकिन मोदी जी ने अपने बार खुद इतने स्टैंडर्ड इतने ऊपर सेट कर लिए हैं कि उन्हें तीसरे टर्म में कुछ बहुत ही अच्छे काम करने होंगे, ना कि कांग्रेस की विफलताओं से अपनी कमियां अपनी तुलना करनी होगी। अपनी ही कुछ यात्री इंतजार कर रहे हैं आने, आज यहाँ पे पैसेज खाली आपके लिए, आप बिल्कुल जा सकते हैं उस पर। बहुत आप समझिए कि कई बार कुछ हैं दोस्त यार कोई अलग अलग डिब्बों में यात्रा कर रहा है, तो हमने वो जगह चुनी कि कम से कम लोगों को देख भी सके, सारी गतिविधियों पर नजर रखे, और खड़े होकर के जैसे चाक चौपाल कर रहे हैं तो अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता है। जो सवाल में चर्चा हम कर रहे थे वो ये, मोदी बनाम कौन सा गठबंधन? लेकिन आपने तो चॉइस पहले बता दी वही है, लेकिन जब ये तर्क इस नजरिए से देखा जाएगा कि क्या चेहरा भी बड़ा मुद्दा होगा? ये देखिए मुद्दा तो है, क्योंकि मोदी के सामने इस टाइम कोई चेहरा है नहीं, पूरे भारत में कोई चेहरा नहीं है। और मैं ये मानता हूँ जब भी बीजेपी का सरकार जब भी हटेगी पावर से 10 साल 15 जितने भी साल बाद हटेगी, वो बीजेपी की खुद ही गलती से हटेगी, कोई चेहरा फिलहाल तो नहीं है। गठबंधन कितना काम आएगा? गठबंधन काम ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वंदे भारत के साथ आज तक की चुनावी यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर रुड़की में उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर हरिद्वार पहुंचती है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार और नैनीताल पर 2019 के चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तराखंड में बीजेपी को जीत मिली। ऐसे में वो दोबारा जीत के लिए पूरी ताकत लगाएगी तो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो उत्तराखंड की लोकसभा सीटों में सेंध लगा सके, जिसमें पिछले 2 चुनावों में वो नाकाम रही। साढ़े 4 घंटे की दूरी तय करने के बाद हमारा सफर अब देहरादून में खत्म होता है। साथ ही आशुतोष मिश्रा के साथ वंदे भारत चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।